Hello everyone, welcome. So today we are going to start with chemical bonding. It is a very basic part. ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं. ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उन सब में केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस आते हैं. एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर जिनको हम डील करेंगे. ये आपका लेक्चर नंबर 1 है. ओके, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 1. आपको क्या करना है, आपको बनाने हैं अच्छे से नोट्स और उन नोट्स को फॉलो करना है. एंड जो भी आपको असाइनमेंट मिलेंगे उन सारे असाइनमेंट को सॉल्व करना है. उसके बाद आपको असाइनमेंट का सोल्यूशन देखना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग से. केमिकल बॉन्डिंग, अगर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए बॉन्ड क्या होता है ना. बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू स्पीशीज, किसी भी दो स्पीशीज के बीच. बिटवीन एनी टू स्पीशीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा. ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आप बॉन्ड देखते हो ए और बी के बीच अगर बॉन्ड है तो आप ये ऐसा बॉन्ड देखते हो. ये क्या होता है? बेसिकली दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना. इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, ये एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो क्या करता है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स को विच कीप्स इट टुगेदर. ठीक है, साथ में रखता है. एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बांधे हुए रखता है एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को. विच कीप्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस टुगेदर. ओके, तो ये तो सिंपल बेसिक पार्ट है कि जो आप देख रहे हो वो आपको ए और बी के बीच जो दिखाई दे रही है, एक लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये बेसिकली है क्या? तो ये क्या होता है? ये बेसिकली एक टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, स्पीशीज को साथ में रखती है. बट बॉन्ड फॉर्म ही क्यों होता है, इसका यूज क्या है? तो हम यहाँ पर ये देखेंगे, व्हाई डू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. क्वेश्चन ये आएगा, व्हाई डू केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो क्यों केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं व्हाई डू एटम्स कंबाइन. व्हाई डू एटम्स कंबाइन. ठीक है, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, हम ये भी बोल सकते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, क्या हो सकता है इसका आंसर? दुनिया में हर स्पीशीज स्टेबल होना चाहती है. टू अटेन स्टेबिलिटी दे कंबाइन विथ ईच अदर और केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. तो आपका आंसर क्या होगा? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए हर कोई स्टेबल होना चाहता है. ठीक है, टू अटेन स्टेबिलिटी. हम यहाँ पर देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड दिखाई देते हैं. इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर. हम यहाँ पर थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग की बात करेंगे जिसमें हम कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डिस्कशन करेंगे. ओके, थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है, सबसे पहले जो है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? इट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इट इज शेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा ए एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर बी एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ए ने बी के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और बी ने ए के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें रिप्रेजेंटेशन दिखती है, रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे दिखती है, दैट इज ये एक एक इनके पास थे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आपको ए बी कुछ ऐसा दिखाई देगी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर हम और डिस्कशन करें यहाँ पर तो आपको क्या दिखाई देगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ए के पास एक इलेक्ट्रॉन था, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाई दी। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब हो गया वन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर आपको दो कोवलेंट बॉन्ड दिखते हैं तो रिप्रेजेंटेशन आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, टू कोवलेंट बॉन्ड, ये सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, वन कोवलेंट बॉन्ड इज इन्वॉल्विंग टू इलेक्ट्रॉन, सो टू कोवलेंट बॉन्ड विल इन्वॉल्व फोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कि ईच कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट minimum amount of electron which is needed for covalent bond is not 2, it is 1। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तब भी आपका काम चल जाएगा। सेकंड बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा दिखाई देता है, ठीक है, और ये होता क्या है, तो मैं सिंपल बोल देती हूँ कि आपको हर बुक में ऐसा कुछ दिखाई देता है। इट इज अ टाइप ऑफ it is a type of कोवलेंट बॉन्ड, है ना, इट इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, ये एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये सिर्फ बनने के प्रोसेस में आपको दिखाई देगा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जब वो प्रोसेसिंग में होगा, बट आफ्टर फॉर्मेशन जब वो बन जाएगा तब आप बता नहीं सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। तो यहाँ पर वो सिमिलर कोवलेंट बॉन्ड जैसा ही दिखता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्पीशीज है और बी स्पीशीज है, इसमें हमें पता चलेगा कि जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ही ए के और बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ ऐसी शेयरिंग होगी कि ए अपने इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा। ठीक है, ए अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बी को दे देगा। तो यहाँ पर आपको जो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं वो क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन तो ए के हैं एंड बी के पास देयर इज नो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर भी शेयरिंग ही हो रही है, यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड की तरह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक डिफरेंस है कि ए और बी के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए नहीं है। ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के दोनों ए के हैं, बी के पास देयर इज नो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जब आपको बनता हुआ दिखाई देगा स्पीशीज, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो आप एरो से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, और हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इससे आपको क्या पता चलता है, ए ने इलेक्ट्रॉन बी को दिए हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ऐसा देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि आप नोट लिखकर यहाँ पर ये लिखो, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट bond there is no difference between covalent and coordinate bond, covalent and कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाली चीज हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये था बेसिक पार्ट जो हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ेंगे, विच इज योर लुईस ऑक्टेट रूल। ठीक है, लुईस ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लुईस ने ऑब्जर्व किया था कि सारे एटम्स कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ टू फॉर्म बॉन्ड एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो होती है वो किसी के साथ कंबाइन नहीं कर रही। तो उसने यहाँ पे देखा कि एटम कंबाइन होते हैं ताकि वो नोबल गैस की तरह बिहेव कर पाए। क्यों नोबल गैसेस की तरह बिहेव कर पाए, मतलब कि सारे एटम्स नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं क्योंकि उनकी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, आपने देखा होगा हर जगह लिखा हुआ नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करना चाहते हैं। उसका रीजन क्या है कि नोबल गैस की कन्फिग्रेशन जो है वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो वो स्टेबल होना चाहते हैं नोबल गैसेस की तरह। तो यहाँ से लुईस ने क्या देखा कि अगर सारे एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस, तो सारे के सारे कैसे होना चाहते हैं, वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, वो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख लो, लुईस ऑब्जर्व्ड दैट all atoms combine with each other except noble gases। ठीक है, जब हम मेन ग्रुप केमिस्ट्री में ग्रुप 18 डिस्कस करेंगे तब हम वहां पर डिस्कस करेंगे कि जेनन क्यों इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है। स्पेशली आप फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जेनन के बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ोगे जब हम आगे केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन से डील करेंगे। ठीक है, ओके। तो उसने यहाँ पर चीज ऑब्जर्व की, एटम्स कंबाइन so that they behave as noble gases। that is so that their electronic configuration or valence shell have 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कि वो नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, मतलब उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसी को उसने क्या नाम दिया, दैट इज लुईस ऑक्टेट रूल। यही था आपका। ठीक है, ऑक्टेट रूल की सारे के सारे एटम्स जो हैं वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल में क्या करना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ वो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि सारे नोबल गैसेस में आपको लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, बट ये तो फेल हो गया। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन तो हीलियम की तरह बनना चाहता है ना। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। नोबल गैस है हीलियम। ठीक है, तो वो अपना ऑक्टेट नहीं डुप्लेट कंप्लीट करना चाहती है। ठीक है, बाकी सारे एटम्स अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। हाइड्रोजन क्या करेगा, वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। ठीक है, तो लुईस ने यहाँ पर अपना डॉट सिंबल दिया, जो कि यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज लुईस डॉट सिंबल। लुईस डॉट सिंबल आपको कैसा दिखाई देगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ सोडियम है तो आपको सिर्फ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर काम करना है। तो अगर सोडियम है तो आपको ये दिखाई देगा, ठीक है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं यहाँ बोरॉन की बात करूँ तो बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में आपने लिख दिया। तो ये इसका डॉट सिंबल था, जो कि बहुत ईजी है। क्या करना है आपको, कोई भी एटम लो, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो आप यहाँ पर कहीं भी बस
लिख दो, ठीक है, डॉट फॉर्म में। यही था उसका लुईस का डॉट सिंबल, ठीक है। तो ये आपके एक एटम है, मोनो एटॉमिक स्पीशीज है ये, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम लुईस की स्ट्रक्चर की बात करेंगे फॉर डाई एटॉमिक स्पीशीज। लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम फॉर डाई एटॉमिक स्पीशीज। ठीक है, अगर मैं डाई एटॉमिक स्पीशीज की बात करूं तो हमें क्या पता चलेगा, डाई एटॉमिक स्पीशीज एग्जाम्पल CO, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे स्पीशीज से हम डिस्कशन करेंगे। स्टेप्स पहले लिख लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट, ठीक है। फॉर डाई एटॉमिक स्पीशीज जो आपके स्टेप्स होंगे वो होंगे, फर्स्ट स्टेप इज आपको यहाँ पे N1 कैलकुलेट करना है। N1 क्या है, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकेंड स्टेप आपको N2 निकालना है। N2 क्या होगा, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो यहाँ डाई एटॉमिक स्पीशीज है मतलब 2 ही एटम है, N जितने नंबर ऑफ एटम्स है इंटू 8, ठीक है, जितनी ऑक्टेट उसकी है। तो यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा, 8 इंटू 2 करोगे आप, दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि डाई एटॉमिक स्पीशीज है। तो जितने एटम है इंटू 8, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। आई रिपीट, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। थर्ड स्टेप क्या है, आपको N3 कैलकुलेट करना है। N3 कैसे निकलेगा, N2 माइनस N1 से, ठीक है। इससे आपको क्या पता चलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, N3 है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फोर्थ क्या है यहाँ पे, फोर्थ आपको पता चलेगा N4, N4 क्या है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज N1 माइनस N3, ये आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया हमने, एग्जाम्पल ले लिया CO, ठीक है। तो N1 क्या है आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, कार्बन के लिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, ऑक्सीजन के लिए 6, दैट इज 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। N2 क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट या डुप्लेट, हाइड्रोजन हीलियम के केस में डुप्लेट होगा, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दैट इज 8 + 8, ठीक है, इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8, जितने एटम है इंटू 8 कर दो, 16 इलेक्ट्रॉन। N3 क्या है, दैट इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके हो गए N2 माइनस N1, दैट इज 16 माइनस 10, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। N4 है, कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो शेयर्ड नहीं हुए, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके N1 माइनस N3, दैट इज 10 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन आपके शेयर्ड है, तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, तो मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे, 3, 1 2 3, ठीक है, और कितने अनशेयर्ड है, 4। तो इसको इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करो, अगर कर सकते हो तो हमेशा इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करो। तो इधर आपको 2 दिखे, इधर आपको 2, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमें दिख रहा है ये आपका CO का स्ट्रक्चर है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से हम डाई एटॉमिक स्पीशीज को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि जो भी थ्योरीज हम पढ़ते जा रहे हैं वो फेल होती जाएंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर पॉली एटॉमिक स्पीशीज।